Hi everyone, a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Let's get started with today's super duper interesting, which may not seem very interesting to you because history, of course, right? But hoping that it does, let's get started with today's session. आज का टॉपिक है हमारा अर्लीस्ट मैप्स ऑफ इंडिया, जो कि आता है हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 of years से। इस चैप्टर में मल्टीपल टॉपिक्स हैं हमारे अर्लीस्ट मैप्स ऑफ इंडिया, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, क्या नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज है, कुछ चीजें जो जिसको हम एक सर्टेन तरीके से पहले एड्रेस करते थे अब अलग तरीके से एड्रेस करते हैं, नई सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थी मेडिवल इंडिया में जो आई थी उनके बारे में पढ़ना, रीजनल एक्सपेंस जो है वो कैसे हुआ एम्पायर्स का, यानी कि इंडिया पहले कहाँ से कहाँ तक था, फिर कहाँ से कहाँ तक था, कौन सी एम्पायर किस एरिया में थी, पुराने और नए रिलीजन्स क्या थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस थी रिलीजियस जो पहले लोग क्या करते थे फिर बाद में करने लग गए मेडिवल इंडिया में, एंड ऑफ कोर्स डिवाइडिंग द हिस्ट्री इनटू पीरियड्स, क्या क्या अलग अलग पोर्शंस है टाइम का जिनमें हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द टॉपिक्स इन विच द एंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड। सॉरी, आज हम अर्लिएस्ट मैप्स, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस और नए और पुराने टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। अंडर दिस दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग, आई मीन द टॉपिक्स वी हैव रेड, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल बी कवरिंग। सो वी हैव मैप्स ऑफ मेडिवल इंडिया, वी हैव न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इन हिस्ट्री, जैसा हमने कहा पहले ही डिस्कस किया। फिर ये जो टर्म है फॉरेनर का, ये फॉरेनर टर्म का मतलब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या होता था, किसे रेफर करते थे हम, दैट विल बी डिस्कसिंग। देन द सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, कहाँ से सोर्स आता था, क्या पढ़ते थे, कहाँ से हमें पता मिला है, इंस्पिरेशन लगा है। जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स और लिटरेरी सोर्सेज हैं, यानी कि बच्चे सोर्सेज दो तरह की होती है, क्लास 6 में भी हमने समझा है कि कुछ आपके लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जो पढ़ी लिखी प्रिंटेड चीज़ें हैं या लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हम लिटरेरी कहते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं। और फिजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो जाते हैं जो फिजिकल रिमेन्स है, बर्तन रह गया, घर का कुछ सामान रह गया, घर की रिमेन्स मिल गई, कुछ बिल्डिंग्स मिल गए, इनको आप आज आर्कियोलॉजिकल में काउंट करते हो। देन यू हैव आर्काइव्स इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड देन यू हैव मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय स्क्राइब्स एंड द chronicler, people who used to write the chronicles, the history, who used to note it down, Ziauddin Barani। ठीक है, तो आर्काइव्स क्या है मेडिवल हिस्ट्री में, क्या क्या स्टोर में रखा हुआ है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बच्चे बेसिकली पहले हमें पता है कि प्रिंटिंग काम नहीं करता था, अब जैसे कुछ भी प्रिंट हो जाता है ना, हमारे पास किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, हर एक चीज हमको प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। पहले प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिला करती थी, पहले जो है लोग क्या क्या करते थे उसको हाथ से लिखा करते थे, उनको हम स्क्राइब्स कहते थे, हैंड रिटन चीजें होती थी। तो इतने पुराने वक्त तो प्रिंट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, प्रिंट काफी मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। आफ्टर 1500s इज व्हाट यू विल सी इट बीइंग प्रिंटेड बाय मशीन्स हैपनिंग 1295 के बाद से, टू बी प्रिसाइज। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमको क्लास 10 में भी बताया जाता है प्रिंट के बारे में। अभी हमारे काम का वो नहीं है, अभी हमारे काम का ये है कि पहले कैसे लोग हैंड रिटन चीज़ें लिखा करते थे और उसी से हमें बहुत सारा हिस्ट्री के बारे में चीज़ पता चलता है। और एक क्रॉनिकल राइटर भी थे, क्रॉनिकलर भी थे, जिनका नाम है जियाउद्दीन बरानी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नाउ ऑन दैट नोट लेट मी ऑल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब। आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years, जहाँ पे मैंने बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मेंटर किया है। एंड आई स्पेशलाइज इन सोशल साइंस बिकॉज आई हैव डन माय स्टडीज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। सो इट्स नॉट जस्ट सोशल साइंस, इट्स ऑल्सो एक्चुअली इंग्लिश, क्योंकि मैंने पढ़ाई अपनी ह्यूमैनिटीज में की है। ठीक है, तो अब ये सेशन हम एक्चुअली 3 बेसिक सवालों से शुरू करेंगे, जो एक क्विक चेक के लिए हो सकता है आपको तीनों का ही आंसर ना आए, तो कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं लेना है। नहीं आए, गलत हो जाए, कोई लोड नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज द होल आइडिया इज दैट दीज आर अ प्री चेक क्वेश्चंस जस्ट टू सी कि क्या, थोड़ी जनरल आसान सवाल ही रखें, बट द आइडिया इज जस्ट टू सी कि क्या आपको ये सवाल आते हैं, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आप आंसर कर पा रहे हो बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो भी बढ़िया। हमारा इंटेंट ये होने वाला है कि ये सेशन के बाद हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। तब नहीं कर पाओगे, तब हम कंसर्न होंगे, तब हम स्ट्रेस लेंगे, तब हम सोचेंगे कि स्ट्रेस तब भी नहीं लेंगे वैसे, तब हम सोचेंगे कि अरे हमें दोबारा पढ़ना होगा, समझना होगा, क्या समझ नहीं आया, क्या मिस हो गया। बट अगर आप आंसर कर पा रहे हो
तो बहुत बढ़िया है, और नहीं कर पा रहे हो तो सेशन के बाद ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल डिसअपियर इन द क्वेश्चंस। पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, मैं आपको फिर थोड़ा सा हिंट भी दिखाऊंगी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस, राइट। So the first question is, we do not find any inscriptions for the period after 700 CE, BCE समझ लो। तो बताओ, ये बात सच है या ये बात गलत है? So let me quickly show you the hint also. Sources like writings on plates of copper, the stones of walls of temples, stone monument, coins, rock edicts were useful for historians. That is before there. But यहाँ आपसे inscription के बारे में पूछा जा रहा है. ओके यू गाइस, सो हमारे पास पहले जो है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ करता था। वी डिड हैव सर्टन लिटरेरी, वी डिड हैव सर्टन मटेरियल्स, उनमें से कुछ रिटन भी स्टोन्स वगैरह पे मिल गए, बट प्रॉपर इंस्क्रिप्शंस की अगर बात की जाए, रिटन मटेरियल की बात की जाए, तो वो नहीं मिली है। उनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। कार्टोग्राफर उस इंसान को बोलते हैं जो पुराने आर्टिफैक्ट्स को, यानी कि पुराने सामान को, आर्ट्स वगैरह जो होती हैं, उन सारी चीजों की स्टडी करता है। Let me quickly show you the hint. It is an art and science related to representing a geographical area. So you will be able to, at least, I think this hint is pretty useful. I think you should be able to answer this. सो गाइस दिस इज फॉल्स। कार्टोग्राफर जो है वो मैप जो बनाता है, मैप की स्टडीज करता है, उसे बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया लिखा हुआ है। अगेन विल डू द डेफिनेशन, बट इट्स बेसिकली कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैप्स इन द सिंपलेस्ट वर्ड इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। आर्काइव वो जगह है जहां पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं या पिलर एडिक्ट्स रखी जाती हैं। हिंट देख लेते हैं। ओल्ड हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, पूरा पूरा जवाब दे दिया गया है यहाँ पे।
सो दीज आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये कौन सी चीजें हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारी, हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में हमने समझ लिया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? रिटन डॉक्यूमेंट्स होती है। मैंने आपको बताया था ना, स्क्राइब्स होते थे पहले, लिखा करते थे। कहाँ लिखते थे? पहले पेपर भी नहीं हुआ करता था। वो सब हम समझेंगे आज के सेशन में। तो कार्टोग्राफर कोई एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है? मैप्स बनाता है, मैप्स की पढ़ाई करता है, ज्योग्राफी की स्टडी करता है, बाउंड्रीज वगैरह की, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, जो बेसिकली कार्टोग्राफी की स्टडी करता है, राइट? द स्टडी एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, एज आई टोल्ड यू। कभी आपने ये सोचा है कि हाउ यू वुड ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया इफ देयर वर नो मैप्स? अब आपको लगेगा मैप्स नहीं है तो ट्रैवल करने में क्या दिक्कत है, मैप्स के बिना लोग ट्रैवल करते, बट समझो, मैप्स नहीं होंगी तो कोई बाउंड्री नहीं होगी, आपको पता नहीं है आप कहां से कहां जा रहे हो। मैप्स नहीं होंगी तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो आपको समझ नहीं आएगा किधर से किधर मूव करना है। मैप्स नहीं होंगी तो कोई पाथ नहीं होगा, दैट which path are you supposed to follow, because all of this is basically connected. So you will have no clarity of direction, of the place, of the destination of any of these things. ऐसे में कैसे ट्रैवल करेंगे? Fortunately, today's maps are very very accurate and detailed due to the use of satellite images and GPS. तो जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं और जीपीएस होते हैं, उनकी मदद से बड़े आराम से हम, अब जो गूगल में लगा लिया, फोन में खोल लिया, कहीं पे चला दिया, लैपटॉप में इधर उधर, आजकल कार्स में ही फिट आती हैं, आप वहां से आराम से नेविगेट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू नेविगेट दीज डेज नाउ। So now imagine during the old days, maps were made using simple instruments and mathematical equations. मैथ्स की कुछ इक्वेशन लगाते थे, कुछ सिंपल टूल्स यूज करते थे, बड़ा सिंपल सा मैप होता था। ये सब नहीं होता था कि इतने कदम इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, इतना आफ्टर दीज मेनी मीटर्स टेक अ लेफ्ट, नाउ इट जस्ट 100 मीटर्स अवे टेक अ लेफ्ट, ये डिटेलिंग नहीं होती थी। तो अब हम वापस वक्त में जाने वाले हैं, वापस हम हिस्ट्री में जाने वाले हैं और एक अंडरस्टैंडिंग गेन करने वाले हैं कार्टोग्राफी की और क्रिएशन ऑफ अर्ली मैप्स की। ठीक है, तो मैप्स बच्चे क्या थे? मेडिवल इंडिया के मैप्स की अगर बात करें तो मैप्स शो द चेंजेस दैट हैपन थ्रू द इयर्स। कैसे? आप एक बहुत सिंपल सी एक्सपेरिमेंट बोलती हूँ, एक्सपेरिमेंट भी नहीं, एक सिंपल सी चीज है। इंडिपेंडेंस के वक्त, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 1948 के वक्त, इंडिया का मैप लगाकर देखो। जब आप उस वक्त इंडिया का मैप लगाकर देखोगे, फ्रॉम दैट मैप टू द मैप दैट वी हैव टुडे, यू विल फाइंड इट कंप्लीटली डिफरेंट। तो मैप इन इटसेल्फ हमें दिखा रहा है कि हमारा देश जो है वो कैसे बदलता गया, क्या चेंजेस आती गई, क्या शिफ्ट्स आती गई, राइट? सो मैप शो द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द इयर्स। हाउएवर, द मैप्स वर नॉट कांस्टेंट ऑलवेज इन द हिस्ट्री। यानी कि एग्जैक्टली जो चेंजेस आते गए वो हमेशा जो है हमें डिट्टो वैसे के वैसे नहीं दिखते हैं, या जो भी कार्टोग्राफर्स हैं उन सबके मैप्स में आपको सेम सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी, यानी कि थोड़ी वेरिएशन है, थोड़े चेंजेस है, कांस्टेंट और कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं है। सो द एक्यूरेसी ऑफ द मैप डिफर्स थ्रू आउट द पीरियड। पूरे पीरियड में जो एक्यूरेसी है वो सेम नहीं है सबकी, सबने अपने अपने एंड पे ट्राई की है। नेचुरली टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टू बी एबल टू फिगर आउट एवरीथिंग टू द टी, टू द एब्सोल्यूट करेक्ट पॉइंट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर पीपल। Changes in the names of geographical places can also be traced through historical maps. तो जब हम historical maps के थ्रू जाते हैं तो geographical places में जो कुछ changes हैं उसे भी trace कर पाते हैं, उसे भी बड़े आराम से ढूंढ पाते कि अच्छा ये जगह इस नाम से जाने लग गई, इस जगह में ये शिफ्ट आ गया। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिकट, पौंडीचेरी, जिसे पुदुचेरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे से कैसे शिफ्ट आया, कहाँ पे वो पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है। ठीक है, तो कार्टोग्राफर याद हो गया हमने 3 बार पढ़ लिया अभी, एक बार देख लिया इंट्रोडक्शन में, एक बार हमने देख लिया हमारे क्विज क्वेश्चन में, और अब यहाँ पे भी आ गया। कार्टोग्राफर एक वैसा इंसान होता है जो मैप्स डिजाइन करता है, मैप्स की स्टडी करता है, मैप्स को बनाता है। अरब ज्योग्राफर थे अल इद्रिसी, ठीक है, अरब के थे वो, यूज्ड टू डू द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी, द फिजिकल प्लेस।
He made a detail of the Indian subcontinent from his large 54 CE. In 1720, another map was developed by a French cartographer. The second map is more familiar. So basically ऐसा है कि अरब जोग्राफर जो थे अल इद्रिसी, उन्होंने डेवलप किया एक मैप, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स बच्चे 54 सीई में डेवलप किया हुआ है, ठीक है, यानी बहुत बहुत पुरानी बात है। उस वक्त अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही दिस पर्सन वुड हैव डन हिज बेस्ट एंड ही डिड, राइट, बट वो उतना रिलेटेबल, उतना समझ नहीं आता था, wasn't very clear, people did not have a proper idea of what is there, what is not. फिर ये हिस्ट्री के बेसिस पे जो स्टडी हुई, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने फिर से क्या किया, 1720 में फिर से एक बेस्ड ऑन द स्टडी वी डिड, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने फिर से एक मैप बनाया, और ये जो सेकेंड मैप है वो हमें ज्यादा समझ आता है, ज्यादा फैमिलियर लगता है, यानी कि हम मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया के बीच में थोड़े कनेक्शंस फॉर्म कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि अच्छा नाउ आई कैन सी कि यहाँ से यहाँ चेंजेस आए होंगे, ये इससे रिलेटेड रहा होगा, आपको जो है सिमिलैरिटीज दिखने लग जाती हैं, ठीक है। तो नए और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की बात करें अगर हिस्ट्री में, तो जैसे कि आपने देखा है शब्दों के मतलब धीरे धीरे बदलते रहते हैं। अब आप जेन जी और जेन अल्फा, नए नए बच्चे आ रहे हैं, आप नए बच्चों के अलग टर्म्स है, आप क्या क्या अलग अलग टर्म्स यूज करते हो जो हमें भी समझ नहीं आते, हम जो टर्म्स यूज करते हैं बहुत सारे हमारे पेरेंट्स को समझ नहीं आते। तो वक्त के साथ क्या होता है बच्चे, कई सारे शब्द जो है उनका इस्तेमाल बंद हो जाता है, कई सारे नए शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, कई सारे शब्दों की मतलब जो है वो बदल जाती है। जैसे आजकल हम यूज करते हैं ओजी, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज एन ओजी, है ना, ओजी क्या हो गया, तो ओरिजिनल गैंगस्टर, ओरिजिनल गोट या गोट, ग्रेट ऑफ if I'm not wrong, gangster of all times or the greatest of all times. Basically OG जब हम कह रहे हैं तो OG कहने का मतलब है कि भैया greatest of all, this person has set a mark, उसको आप टच नहीं कर सकते। अब ये OG आप अपने पेरेंट्स को बोलो शायद समझ भी आ जाए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोल के देखो, मैं अपने पेरेंट्स को बोल के देखूंगी, उनको समझ नहीं आएगा। तो ये नई टर्मिनोलॉजीज है, नए जनरेशन के साथ आ गई, वैसे ही उनके वक्त कुछ टर्म्स थे जो वो अब हमें बोलेंगे तो हमें समझ नहीं आएंगे। तो हिस्ट्री के साथ, डेवलपमेंट के साथ, वक्त के साथ नए शब्द, नई परिभाषाएं, नई एक्सप्लेनेशंस, नए डेफिनेशंस आते जाते रहते हैं। सो कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब जो है वो बदल गया है, जो पहले कुछ और तरीके से एग्जिस्ट किया करती थी अब कुछ और तरीके से एग्जिस्ट किया करती हैं, ठीक है। सो एज यू हैव सीन मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंज ओवर टाइम। जैसे कि ये जो शब्द है हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम आज भी इंडिया को बताने के लिए यूज करते हैं, ये मॉडर्न स्टेट को डिफाइन करता है। मॉडर्न स्टेट मतलब आज जो प्रेजेंट हमारा हिंदुस्तान, हमारी बाउंड्री हमारे गवर्नमेंट के साथ है, उसके लिए मेजरली यूज किया जाता है। लेकिन ये पहली बार यूज किया गया था 13th सेंचुरी में, यानी कि 1201 से लेकर के 1300 साल के बीच में कहीं मिनहज ए सिराज एक क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर मतलब बच्चे अगेन एक ऐसा इंसान जो हिस्ट्री को कैप्चर करता था, हिस्ट्री को क्या करता था, कैप्चर करता था रिटन फॉर्म में, क्रॉनिकल्स के फॉर्म में, कहानियों के फॉर्म में, स्टोरीज के फॉर्म में, किताबों के फॉर्म में। वो एक पर्शियन थे, यानी कि पर्शिया से आए हुए इंसान, एंड कंटेन्स द एरियाज ऑफ पंजाब। He wrote in Persian, he was not Persian necessarily. तो बेसिकली पर्शियन में लिखते थे, यानी कि पर्शिया का जो लैंग्वेज था, और किस एरिया के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज था, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो आपकी जगह है, वो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं। तो he basically belonged to that area and used to write in Persian, and the name is Minhaj e Siraj, ठीक है। Now the term was used in a political sense for lands that were a part of dominance of Delhi Sultan. ये जो टर्म है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसे डिफाइन करता था? हिंदुस्तान आज हम समझते हैं कि हमारे प्रेजेंट इंडिया को डिफाइन करता है, लेकिन जब आप मेडिवल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो ये बाउंड्रीज जो है वो बहुत डिफरेंट है।
क्योंकि मॉडर्न इंडिया में ही हमें समझ आ रहा है कि हिंदुस्तान जो शायद 1920 में था वो 1947 में नहीं था, क्योंकि हमारी पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए हमारे मेन लैंड से। तो आपका जो मैप है वो हमें इस डिफरेंस को समझने में काफी मदद करता है। करेक्ट। सो जो टर्म यूज किया गया है पॉलिटिकल सेंस में आपका यहाँ पे हमारे क्रॉनिकलर के द्वारा हिंदुस्तान का, विच इज योर मिनहज ए सिराज। तो मिनहज ए सिराज ने जो इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान शब्द का बच्चे, वो उस पोर्शन को दिखाता है जहां पे दिल्ली सल्तनत रूल किया करती थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पढ़ना है, इस साल पढ़ेंगे हम। पर दिल्ली सल्तनत वाज वन ऑफ द एम्पायर्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है वो एक एम्पायर थी। सो बेसिकली जैसे हमारा मुगल्स का एक एम्पायर था, पेशवास का था, राजपूत्स का था, वैसे ही दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का एक एम्पायर था। वो जिस एरिया में रहते थे उसे हिंदुस्तान की तरह प्रिस्क्राइब किया गया है। एरियाज इंक्लूडेड in this term shifted with extent of the sultanate, but it never included South India. एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, इंडिया में ना बहुत सारे इन्वेडर्स आए। उन इन्वेडर्स के बारे में हमें इनफैक्ट क्लास 7 में पढ़ना है। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनी, देन योर मुगल एम्पायर्स, मुगल्स। ठीक है, तो बहुत सारे। एंड व्हेन आई से फॉरेन इन्वेडर्स, ब्रिटिशर्स को भी ले लो फॉर दैट मैटर। तो फॉरेन इन्वेडर्स से बच्चे हमारा मतलब है कि जो बाहर के देश के लोग थे, जो उस वक्त के हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त के इंडिया के हिस्सा नहीं थे, जो नॉर्मल कल्चर और कल्चर से निकले राजा और डायनेस्टीज थे, उनको रिप्लेस करके वो कहीं और, अफगानिस्तान तो पर्शिया तो गल्फ तो यहाँ वहाँ, जैसे आपका अलेक्जेंडर आ गए। ठीक है, तो वो कहीं कहीं यूरोप से आ जा रहा है, कोई एशिया के दूसरे हिस्से से आ जा रहा है, लेकिन इंडिया जो टेक्निकली है वहां के कल्चर से कोई डायनेस्टी नहीं आ रही है। तो ऐसे सारे रूल को आप फॉरेन रूल की तरह प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि बाहर के इन्वेडर्स आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया और फिर हमारे देश को रूल करने लग गए। मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, गजनी, ठीक है, ऐसे कई सारे लोधीज, मतलब अलग 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 लोग। दो लोधी बेसिकली आपका दिल्ली सल्तनत में ही फॉल करेगा एज सच। ब्रिटिशर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत नेचुरली जो है, तो हमें आपको ये बताना चाहिए थी कि ऐसे कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए हमारे यहाँ, लेकिन ये जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए ना हमारे यहाँ, उनमें से कोई भी मध्य प्रदेश, प्रेजेंट मध्य प्रदेश लगा लो, छत्तीसगढ़ लगा लो, बहुत से बहुत, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हल्का सा कर्नाटका, बहुत बोल रही हूं मैं फिर भी, उसके नीचे कोई आया ही नहीं। सबने कहा फोकस किया, नॉर्थ इंडिया पे। इसलिए आप नॉर्थ इंडियन कल्चर जो है, मतलब नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया और सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में बहुत डिफरेंस देखोगे आर्किटेक्चर में। जैसे साउथ इंडिया में हमें बहुत सारे टेम्पल्स नजर आते हैं, एक सर्टेन तरीके का आर्किटेक्चर नजर आता है, और वहीं पे हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे गुंबज, टुम्ब वाले आर्किटेक्चर नजर आती है, मीनारें बनी हुई है, वैसी आर्किटेक्चर नजर आती है। मंदिर है लेकिन उस तरीके की कार्विंग, उस तरीके का कल्चर, उस तरीके का आर्किटेक्चर नहीं है जिस तरीके का साउथ इंडिया में। So you will find like a lot of difference. The reason this difference exists because the culture altogether was very different. The rulers were very different. Different people from different people were coming, influencing. तो बहुत remarkable language में, खाने में, कपड़ों में, जो कि और भी चीजों से, ज्योग्राफी से, वेदर से, क्लाइमेट से भी अफेक्ट होती है, लेकिन आपका कल्चर क्या था वो इस चीज से बहुत अफेक्ट होती है। और इस वजह से हिस्ट्री भी दोनों ही जगहों की, दोनों ही हिस्सों की इंडिया की बहुत डिफरेंट है। तो खैर हम ये समझते हैं कि जब भी हम दिल्ली सल्तनत का मैप देखते हैं वो वक्त के साथ बदलता गया। कुछ हिस्से उन्होंने अपनी तरफ ज्यादा किए, कुछ हिस्से उनसे दूर हो गए, कुछ हिस्से उनको मिले, कुछ हिस्से उन्होंने खोए। तो मैप नेचुरली चेंज करता गया, क्योंकि पहले तो बैटल पे पूरा बेस्ड होता था ना। बैटल जीत रहे हो तो आपका हिस्सा आपके अंदर आता जा रहा है, आप बैटल हार रहे हो तो जाता जा रहा है, बहुत सिंपल था। उसके ऊपर से क्या होता है कि वो कभी साउथ के पोर्शन में आती ही नहीं है, सदर्न पोर्शन में दे नेवर एंडेड। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका मैप हम हमेशा कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली चेंज होते हुए देखते हैं। Now in early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट शब्द का मतलब समझा दूं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया को बच्चे, इंडिया अलोन एज अ कंट्री
नहीं गिना जाता है। कई जगह आप रेफरेंस देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो हम क्या है कि इंडिया के साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज को जब हम ले लेते, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो आप देख रहे हो काफी बड़ा स्पेस बन जाता है, काफी बड़ी जगह बन जाती है। और हम खुद ही 7th लार्जेस्ट है, उसमें थोड़े छोटे छोटे देश और ऐड कर दो तो हम हमारा एरिया बहुत बड़ा बन जाता है। अब ये इतना बड़ा नहीं है कि एक कॉन्टिनेंट खुद बन जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं रह जाता है कि एक देश की तरह रेफर हो। और मेजरली इन सारे जगहों पे कल्चर, लैंग्वेज, ये सब बहुत सिमिलर है, तो इस पूरे पोर्शन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह रेफर किया जाता है। तो जब बाबर यानी कि आपके मुगल सल्तनत के पहले राजा आते हैं 16th सेंचुरी में, उनके बारे में पढ़ेंगे हम मुगल्स में, तो उन्होंने हिंदुस्तान किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया शब्द? उन्होंने सिर्फ दिल्ली सल्तनत के अंदर जो था उसको उसके लिए डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने बोला ये पूरी लैंड, यानी कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जो पाकिस्तान का पोर्शन, जो बांग्लादेश का पोर्शन, जो म्यांमार का है, भूटान का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है, सारे जगहों को उन्होंने काउंट किया और बोला कि ये हिंदुस्तान है। सिमिलरली 14th सेंचुरी में आमिर खुसराओ एक पोएट थे, वो हिंद टर्म यूज किया करते थे इसे डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारे पास आ जाता है हमारा पहला क्विज क्वेश्चन आफ्टर द लर्निंग। वैसे तो हम क्विज कर चुके हैं। जो टर्म है हिंदुस्तान, ये मिनहाज ए सिराज के द्वारा किस सेंचुरी में यूज किया गया था और किस सेंचुरी में बाबर के द्वारा यूज किया गया था? अर्ली 16, 14, 13 एंड लेट 18th हमारा सोल्यूशन यहाँ पे, मतलब ऑप्शंस गिवन है। Okay, guys. Sorry for that. Yeah. So the term Hindustan was used by Minhaj-e-Siraj in the dash century and in the dash century by Babur. तो अभी अभी हमने देखा कि हमारा बाबर जो हैं वो 16th सेंचुरी में एक्चुअली आते हैं। सॉरी, कहाँ गया? अर्ली 16th सेंचुरी में, दैट्स वेयर ही यूजेस इट। And then you have your 14th century where you will have Minhaj-e-Siraj. Is it 13th? I also got confused. Let's just quickly check. हाँ, 13, सॉरी, माय बैड। तो 16th सेंचुरी में हमारा बाबर आते हैं और वहां से ये शब्द का इस्तेमाल शुरू होता है। और 13th सेंचुरी में कौन आता है? मतलब 13th सेंचुरी में मिनहाज-ए-सिराज जो है वो इसका इस्तेमाल
करते हैं, ठीक है। चलो सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब और क्या वर्ड्स चेंज होते गए, कैसे चेंज होते गए। सो इवन इफ द आइडिया ऑफ geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning associated with it today. तो हम जिस तरीके से एक आइडिया समझते हैं कि एक नेशन है, लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान जब बोलो तो अंदर से इंडियन होने की खुशी, वो प्राइड, वो कनेक्शन आता है, ये सब लोगों के अंदर पहले नहीं होता था। आपको मैं बहुत सिंपल सी चीज समझा देती हूँ एक और, जो यहाँ पे लिखी नहीं है कि क्यों नहीं होता था। क्योंकि बेटा अभी इंडिया या हिंदुस्तान एक कंट्री है, उसकी एक सरकार है, वो स्टेट्स में बटी है अलग बात है, बट एक देश है। स्टेट्स आइडेंटिटी नहीं होती है, आपका देश आपकी आइडेंटिटी होती है। कहीं पे जाकर के आप ये नहीं बोलोगे कि अरे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, I am from Bihar, I am from Karnataka, I am from Jammu Kashmir. People will not understand. When you go outside India, you tell I am from India. So India is your identity. The primary identity is being Indian. पहले हिंदुस्तानी अगर हिंदी में बोले तो ये जो टर्म है हिंदुस्तानी, वो ना ही पॉलिटिकली सेम चीज मीन करता था कि पूरा नेशन ऑफ इंडिया वाज इंक्लूडेड, नॉर इट मेंट द सेम इन टर्म्स ऑफ नेशनल मीनिंग, कि ना ही लोग उससे ऐसे एसोसिएट करते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं पे दिल्ली सल्तनत है, कहीं पे चोलास है, कहीं पांड्यास है, कहीं मुगल्स हैं, कहीं राजपूत्स हैं, कहीं पेशवास हैं। हर जगह अलग 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 रूल चल रहा है, अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही है। तो जब अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही है तो उन किंगडम्स के लोगों के लिए, ठीक है, उन किंगडम के लोगों के लिए वो किंगडम ही उनका देश था। तो वो वैसे ही आइडेंटिफाई करते थे, हम मुगल राज्य के हैं, हम पेशवा के राज्य के हैं, हम चोलास के राज्य के हैं, हम पांड्यास के राज्य के हैं, राष्ट्रकूटास के हैं, जिसके भी हैं। तो हिंदुस्तान का मतलब पहले जो आज एक देश के सेंस में होता है इस्तेमाल, नहीं हुआ करता था। Even if the idea of a geographical and a cultural entity like India did exist, India का आइडिया ऊपर ऊपर से था, हिंदुस्तान का मतलब ये सेम एग्जैक्टली नहीं था। लोगों में शायद थोड़ी कल्चरल सिमिलैरिटी रही हो, बट इट वाज नॉट द सेम, ठीक है। अब हम समझते हैं फॉरेनर जो वर्ड है, इस फॉरेनर वर्ड का मतलब, एक सिंपल सा टर्म है फॉरेनर जो आज के डेट में इस्तेमाल किया जाता है टू बेसिकली मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन एंड नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। किसी भी दूसरे देश में किसी भी जगह पे आप देखोगे फॉरेनर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए, समझाने के लिए उन लोगों के बारे में जो उस देश के नहीं है, जो बाहर के देश के। मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब होता था कोई भी इंसान जो तुम्हारे पहचान का नहीं है। तो पहले बच्चे लोग बहुत कम हुआ करते थे, इतनी आबादी नहीं थी कि आप मोहल्ले में सारे लोगों को नहीं जानते हो, आपने किसी को देखा नहीं है, आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो ये क्या चल रहा है, कौन आ गया है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब सेम बिल्डिंग में भी नए शक्ल देख करके हम घबराते नहीं है, मतलब बिल्डिंग में तो हमें पता होता है ना कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, कौन कहाँ रहता है, कैसा रहता है, किस फ्लोर पे किसका घर है, किसका नहीं है, बिल्डिंग में हमें पता होता है। बट बिल्डिंग में भी हम नए शक्लों को देखकर नहीं घबराते, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है बिल्डिंग में भी कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कुछ 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग शायद एक गांव में, एक शहर में वैसे रहते थे। सब एक दूसरे को जानते थे, सब एक दूसरे को पहचानते थे, सबकी एक दूसरे से दोस्ती थी, whatever, right? So this is how medieval India used to look like. तो पहले देश से बाहर से कोई आ रहा है, कि आपके सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत के बाहर से कोई आ रहा है, मुगल्स के बाहर से कोई आ रहा है, उसको फॉरेनर नहीं बोलते थे। फॉरेनर मतलब तुम मेरे लिए अनजान हो। इफ आई डोंट नो यू, यू आर नॉट फेमिलियर टू मी, यू आर अ फॉरेनर फॉर मी। तो गांव में, शहर में भी एक नई शक्ल जब आती थी तो उसको फॉरेनर करके एड्रेस करते थे, समवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर वेयर दे वर स्टेइंग। जैसे हम परदेसी कहते हैं हिंदी में, है ना, परदेसी। अब हम देश से एसोसिएट करने लग गए हैं तो परदेसी कह रहे, बट अर्लियर इट वाज वेरी सिंपल, ये मेरा देश, ये मेरी जगह, ये मेरा कल्चरल प्लेस है, ये मेरा फेमिलियर प्लेस है, तुम इससे जुड़े नहीं हो तो तुम बाहर के हो। सो परदेसी हम डिस्क्राइब कर सकते थे किसी भी इंसान को, जैसे कि इन हिंदी द टर्म इज परदेसी which was used to describe such people, and in Persian अजनबी, पर्शियन में अजनबी कहते थे, ठीक है। नाउ अ क्विक
I just want you guys to let you know about these magical tools that we have worked very, very hard to create for you. So I think if you would have heard me before, as well. Guys, just 1 second. सो अब क्या है, आपके जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ फन चीजें हैं। आप साइंस में इंटरेस्टेड हो तो यू वुड वांट टू लर्न इवन इफ लेट्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन हमें बिकॉज वी आर यंग, वी आर वेरी वेरी छोटू बच्चा, तो हो सकता है आपको नहीं करने मिले, है ना। क्लास 7 में हमें लैब भी नहीं ले जाया जाता है स्कूल्स में, तो हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते। लेकिन आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आपके पास अब इम्बाइब वीएलईएस से आप वर्चुअली अपने सिलेबस के, जूनियर क्लासेस के, सीनियर क्लासेस के जो एक्सपेरिमेंट करना है कर सकते हो। एंड प्लस यू हैव द इम्बाइब लर्निंग ऐप। बच्चों, द ब्यूटी ऑफ इम्बाइब लर्निंग ऐप इज इमेंस। आई कांट टेल यू एनफ अबाउट इट। आई थिंक आई कैन प्रोबेबली शो इट टू यू। मैं शायद दिखा सकती हूँ तुम्हें, और मैं दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो that how amazing and beautiful videos we have over there। कितनी खूबसूरत खूबसूरत सुंदर सुंदर सी वीडियोस हैं, एनिमेटेड हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि मतलब हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हमारे एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीजें कई बार मिसिंग होती हैं, थोड़ी सी सारी डिटेल्स नहीं दी होती है, सारा जो है सारा इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं दिया होता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। आपको इतने अच्छे से कहानियों के तौर पे सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया गया है कि एक बार आपको देखकर लगेगा कि यार लग रहा है ऐसे मूवी देख रहे हैं, कैरेक्टर से ये मूवी देख रहे हैं, सब समझ आ रहा है, सब प्रोसेस हो रहा है। And that's how beautifully it is created and curated for you, and not just social science, maths, history, your science, biology, physics, chemistry, everything. So अभी फ्री के लिए अवेलेबल है फॉर फ्यू डेज। जस्ट गो अहेड एंड एक्सप्लोर एज मच एज यू वांट। एंड इम्बाइब लेंस का मैजिक मैंने एक्चुअली आपको दिखाया नहीं है, सो लेट मी क्विकली शो यू द मैजिक ऑफ इम्बाइब लेंस। सो मैजिक ऑफ इम्बाइब लेंस इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ठीक है, मुझे क्या करना है, फोन पे एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वो है इम्बाइब लेंस की। इम्बाइब लेंस का ऐप डाउनलोड करके उसको मुझे कैमरा का एक्सेस दे देना है। अब मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है, आई एम रीडिंग समथिंग, और मुझे नहीं समझ आया कोई चीज यहाँ पे, मैं जो पढ़ रही थी आई कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड what I'm reading, I want to learn more about it, और I need some more details। अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, हम थोड़ी से ज़्यादा टेक्स्ट वाले स्क्रीन पे जाते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे अब क्या किया हमने, मैंने पढ़ा कुछ नई चीज़ें दिखी, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं समझ आया। अब मैं जा करके या तो यूट्यूब पे या गूगल पे आई कैन सर्च एंड गेट टू लर्न अबाउट दीज, और आई कैन सिंपली पिक माई फोन। अगर मैं फोन पे पढ़ रही हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लूंगी टेक्स्ट का। मैगी के पैकेट के पीछे कुछ पढ़ रहे हो, केचप के पैकेट के पीछे, कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ा है उसमें आप अटके, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, खोलो, फोन उठाओ, पिक्चर लो, स्कैन करो, यानी कि एक फोटो लेनी है, कैमरा का एक्सेस देके आपको फोटो लेनी है। जैसे ही ऐसे करेंगे हमारे जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आप बाबर के बारे में लिखा है, मैंने बाबर पे क्लिक कर दिया। अब देखो बाबर से रिलेटेड जो वीडियोस पॉसिबल है वो यहाँ पे मेरे को सजेशन में आ गए। कितने कम वक्त में मेरे लिए पॉसिबल हो गया है बाबर के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानना। How easy it has become for me, right? And how cool is that? And this is available for you for absolutely free without any hassle. So और कितना सिंपल कर सकते हैं हम आपके लिए, आप बता दो। इससे ज्यादा और आसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट? चलो, तो अब फॉरेनर की बात कर रहे थे हम, तो आप जरूर डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है। नहीं हेल्प लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, डिटेल्स नहीं समझ आ रही है, 2-3 मिनट लगता है यार सर्च करने में। कुछ भी 2 मिनट भी मैं बहुत बोल रही हूँ, 3 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में आपने देखा कि नहीं मेरे काम की चीज नहीं दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इससे बेटर चाहिए या ये नहीं चाहिए या जो भी है, क्लोज इट, सिंपल इज दैट। मत यूज करो, मत इस्तेमाल करो। लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ नहीं परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई नीडेड, दिस इज व्हाट आई वांट,
तो कितना समय बच गया वो रिसर्च का, वो ढूंढने का, परेशान होने का, क्वालिटी जो चाहिए, क्वांटिटी जो चाहिए, हर एक चीज का टाइम बहुत सेव हो जाता है। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे फॉरेनर्स की। तो कोई भी जो बाहर से आता था, जो फेमिलियर नहीं होता था, गांव में बाहर से आ गया, डिफरेंट कल्चर का है, डिफरेंट जगह के, क्योंकि जगह टू जगह कल्चर चेंज होती थी पहले, तो उसे हम फॉरेनर की तरह एड्रेस करते थे। Now, city dweller might be regarded as a forest dweller, might regard a forest dweller as a foreigner. जो शहरों में रह रहा है वो जंगलों में रहने वाले को फॉरेस्ट ड्वेलर बोलेगा। कल्चर बहुत अलग है, शहर का कल्चर अलग है, ट्राइबल्स रहते थे फॉरेस्ट में, उनका कल्चर बहुत अलग है। वैसे ही फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए सिटी ड्वेलर्स जो शहरों में रह रहे हैं वो वैसा फील करते होंगे। यानी कि जहां पे भी बच्चे कल्चर का डिफरेंस आया, लोग अलग अलग थोड़े से फील हो रहे हैं, वहां पे आप कहते थे कि ये फॉरेनर है, ये परदेसी है, ये अजनबी है। बट दो पेजेंट्स जो सेम विलेज में रहते हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर, जो रिलीजियस बैकग्राउंड, पहले तो रिलीजन भी इतना वेरिएशन नहीं होता था, कम रिलीजन इंट्रोड्यूस थे, तो ज्यादातर लोग सेम रिलीजन फॉलो करते थे। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ हमेशा से रहा है, तो ज्यादातर सेम कास्ट के होते थे, मतलब सेम जॉब में लोग सेम कास्ट के लोग जाया करते थे। अब ना धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो गई, पढ़ लिख करके लोग चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, कास्ट वाइज, प्लस हम कास्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कास्ट सिस्टम बना इस आइडिया के साथ था कि जो जिस ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड है उसकी कास्ट वो है। कास्ट वॉज अ कैटेगराइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन इन द सोसाइटी। सो पीपल हु यूज्ड टू एग्जिस्ट वर वेरी सिंपली practicing the same occupation would belong to the same caste. It was as simple as that. तो लोग सेम कास्ट, सेम रिलीजियस बैकग्राउंड, सेम जगह के होते थे, तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स नहीं हुआ करते थे, इतना डिफिकल्ट नहीं था उनके लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज योर सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्टोरियंस अलग अलग तरह के सोर्सेज यूज करते हैं। अगर हम जब अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मिनहाज सिराज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हमको उनके बारे में पता कहाँ से चल रहा है? हमें अलेक्जेंडर के बारे में, हमें किसी के भी बारे में, अलग अलग बहुत सारे नाम है, वेयर आर वी लर्निंग अबाउट देम फ्रॉम? और ये तो चलो बाबर जो है वो फिर भी बहुत रीसेंट बात है, कि चलो अभी की बात है, अभी नहीं, बट 500-600 साल की बात है, बहुत अरसा नहीं गुजर गया। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि 50 सेंचुरी एरा है ना, या बिफोर क्राइस्ट एरा, ये 1000-2000 साल पहले का भी हमारे पास स्टडी है, हमारे पास उस वक्त का भी मैप है। कहां से फिगर आउट किया है हमने? हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? कहीं से तो कुछ, मतलब लोग, कोई सोया और उठा और इससे तो नहीं लगा कि हाँ मेरे सपने में ये आया है, मुझे आकर के ये जो इनलाइटमेंट मिली है इससे मैंने ये डिसाइड किया। इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? सो देयर हैज टू बी सर्टेन एविडेंसेस, देयर हैज टू बी सर्टेन मटीरियल विच यू आर रीडिंग, विच यू आर फिगरिंग आउट, जिससे तुम्हें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये कहानी है हमारी हिस्ट्री की। पहले ये देश ऐसा दिखता था, ये देश ऐसा दिखता था, यहाँ पे कोई और रूलर था, यहाँ पे कोई और रूलर था, नॉर्थ इंडिया में ही इन्वेजन्स होते थे, साउथ इंडिया में नहीं होते थे, कल्चर की ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, अजनबी ये होते थे और ये नहीं होते थे, so on and so forth, right? So historians use different types of sources to learn about the past based on the period of the study. यानी कि मेडिवल है तो हमारे पास कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, मॉडर्न में तो डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ लिटरेरी सोर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पिक्चर्स एंड ऑल भी है। अभी के हिस्ट्री में वीडियोस, पिक्चर्स, सब कुछ मिलेंगे हमारे आगे के जनरेशन को, है ना, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर एक चीज की मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, विजुअल्स मिलेंगे, ऑडियोस मिलेंगे, लोग कैसे दिखते थे, बात कैसे करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या फैशन था, क्या खाते थे, कैसे शहर थे, वो सब मिलेगा। आज से 500 साल पहले हमें ज्यादा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, थोड़ी ड्राइंग्स, थोड़ी प्रिंट्स मिलती हैं, उससे और 500 साल पहले आपको ज्यादा ड्राइंग्स मिलती हैं, थोड़ा बहुत लिटरेरी स्टफ मिलता है, ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट मिलता है, उससे भी और पहले चले जाओ तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट मिलता है। ड्राइंग भी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट है कि आप पकड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? तो वक्त के हिसाब से हिस्टोरियंस ने फिगर आउट किया कि हमें क्या मटेरियल मिल सकती है जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और उस पीरियड के बारे में हिस्ट्री की थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, यानी कि दीवारों पे कहीं पे लिखे हुए, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। आर्किटेक्चर, क्या बिल्डिंग्स बनी है, किस मटेरियल से बनी है, उस बिल्डिंग में क्या कल्चर नजर आ रहा है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, यानी कि किसी भी तरह का टेक्स्ट, कुछ भी रिटन जो है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं, वो सोर्सेस बनती गई हैं हमारी
हिस्ट्री में, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेनर इन द मेडिवल इंडिया और द मेडिवल पीरियड, सो टू से, was someone who is not an Indian, someone who was not a part of the society or culture, or someone who is from other planet. फॉरेनर कौन हुआ करता था? अभी अभी हमने डेफिनेशन किया है, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। सो बच्चों काफी सिंपल है। कोई भी इंसान जो आपका बाहर का होता था, जो कल्चर या सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता था, प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं ना, प्लैनेट, अब प्लैनेट और एलियंस का कॉन्सेप्ट आ गया है, परदेसी जो है अब हम फॉरेनर्स, नॉन इंडियंस के लिए यूज करते हैं। पहले कोई भी जो आपके कल्चर से, आपके फेमिलियर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता था, उसे हम फॉरेनर कहते थे, ठीक है। सो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? टेक्स्ट जो है हमारे पास, द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि लोगों ने लिखना, पढ़ना, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, कुछ तरीके निकाल लिए होंगे जिससे टेक्स्ट लिखना अब आसान हो गया होगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। वरना एंशियंट टाइम में भी बहुत रहते। एंशियंट टाइम में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे वो कैसे लिखे जाते थे? पत्तों पे। अब पत्ते सूख करके ऐसे करो, झड़ जाते हैं। बार्क्स ऑफ ट्रीज पे, खाल पे, पेड़ों की, जानवरों की खाल जो पतली हो गई उस पे, या फिर एक सर्टेन तरीके के पत्ते पे, पत्ते के बारे में मैं बता चुकी हूं। तो ऐसी सारी चीजें बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं कि उठाया 10 साल 15 साल बाद तो वो टूट गई, खराब हो गई। उन्हें रखना, डेवलप करना बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे लोगों ने लिखने का तरीका, पढ़ना लिखना, किस जगह पे लिखना है, ये सब डेवलप किया, समझते गए। और जो अमाउंट है और जो नंबर है और जो वैरायटी है इन लिखे पढ़े चीजों की, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की, वो धीरे धीरे बदलती गई, इस पीरियड में बढ़ती भी गई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बाकी जो दूसरे तरह के अवेलेबल इंफॉर्मेशन थे उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब देखो, कॉइन को स्टडी कर रहे हैं हम, कोई ड्राइंग है पहाड़ पे बनाया हुआ है उसे स्टडी कर रहे हैं हम, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका इंटरप्रिटेशन बेस्ड लर्निंग होगा। आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से क्या मैसेज निकाल रहे हो उससे, वो सब समझ आता है। एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, मे और मे नॉट नेसेसरली बी द सेम, प्लस मेहनत ज्यादा लगती है। तो मैंने लिख करके दे दिया है कि ये जमाने में ऐसा था, ये इंसान ऐसा था, ये ऐसा था, तुम्हें कितना आइडिया मिल गया। अगर तुम्हें ऐसे कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले भी तो उनका इंटरप्रिटेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इस रिटन सोर्स की वजह से काफी आसान हो जाती है, काफी बेहतर हो जाती है। तो लोग धीरे धीरे क्या करने लग गए, पूरी पूरी प्रेफरेंस जो है इन्हीं सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देने लग गए। जो राजा थे, जो भी थे, वहां पे हम देखते हैं कि लोग गाने लिखने लग गए। राजा के कोर्ट में क्या होता था, वो अकाउंट लिखने लग गए, है ना। जैसे अकबर के बारे में हमें बहुत सारी बायोग्राफी और ये सारी चीजें, एविडेंसेस मिलती हैं। पेपर जो है अब बनने लग गया था, है ना, कागज आने लग गया था, और कागज अब महंगा भी नहीं था, सस्ता होने लग गया था। तो अनदर प्राइमरी रीजन व्हाई पीपल वर राइटिंग मोर, पहले कागज ही नहीं थे, अभी कागज आ गया। कागज आया तो महंगा था तो सब लोग नहीं लिख पाते थे, अब कागज सस्ता भी हो गया, ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा रेंज में अवेलेबल है। तो लोग नेचुरली कॉमन इंसान से लेकर के एक नोबल हो जाए, राजा के घर का इंसान हो जाए, सब लोग अब कागज को प्रेफर करेंगे, उस पर लिखेंगे, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ज्यादा लोगों की कहानियां मिलेंगी। पहले क्या है, महंगा है, कुछ ही लोगों को पढ़ना लिखना आता है, तो राजा के कोर्ट में जो लोग हैं सिर्फ उनमें से कुछ लोग लिखते होंगे। अब क्योंकि आसान हो गया है, कुछ और भी लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, पेपर आसानी से मिल रहा है, तो रोज मरा की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो बात भी आपको एक आम आदमी लिखकर कहीं छोड़ कर गया होगा, ठीक है। सो इट इज यूज टू राइट होली टेक्स्ट, कुछ रिलीजियस चीजों को लिखने के लिए,
क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, राजाओं की कहानियां, अच्छी बुरी, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या चेंजेस किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि यहाँ से वहां कैपिटल चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ है। तो दे स्टार्टेड राइटिंग। जो भी प्रीस्ट्स हुआ करते थे, सेंट्स हुआ करते थे, कोई भी रिलीजियस फिलोसोफर यानी कि पंडित, प्रॉफिट्स, इन सब की प्रीचिंग्स हैं जो वो खुद लिखते थे, या कोई उनका डिसाइपल, कोई उनका फॉलोवर उनकी बातें सुनकर वो लिखता था। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, किस किस तरह की केसेस होती थी, लोगों की क्या शिकायतें थी, लोग एक दूसरे से किस बात पे परेशान होते थे, लोग राजाओं से किस बात पे परेशान होते थे, और ऑफ कोर्स टैक्स जो है वो कहां से कहां लिया जा रहा है, किसके खाते में कितने पैसे हैं, किसको कितना पैसा देना है, ये सारे अकाउंट्स जो हैं अब ये सब कुछ रिटन फॉर्म में मेंटेन होने लग गया था। तो यहां से हमें बहुत सारा लिटरेरी सोर्स मिलता है मेडिवल हिस्ट्री का। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वही है बच्चे जो आपको कलेक्ट किए जाते थे बाय वेल्दी पीपल। ये देखो, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ ऐसे अलग से तूफानी नहीं है, कुछ बहुत एडिशनली बहुत अमेजिंग दुनिया बदल देने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। लिटरेरी एलिमेंट होता था, किताबें ही होती थी, डॉक्यूमेंट ही होता था, लेकिन डेफिनेटली हाथ से लिखा होता था। उस वक्त जिस मैन्यूस्क्रिप्ट को हम रेफर कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है, और पब्लिश्ड नहीं होता था, प्रिंटेड नहीं होता था, और नॉर्मली फ्रेजाइल चीजों पे लिखा होता था, पत्तों पे, बार्क ऑफ ट्रीज पे, या पेपर भी है तो मोटा, या केले के पत्ते हो गए, या कुछ मोटे कपड़े हो गए, ऐसे कुछ स्पेशल चीजें, या बहुत ज्यादा पत्तों को ऐसे दबा करके कुछ पेपर बनाया जाता था, उसमें बड़ी मुश्किल से हैंड रिटन होता था, और पहले बहुत कम मिलती थी तो बहुत महंगी मिलती थी, और उसको वुड से ना सील कर दिया जाता था ताकि प्रोटेक्टेड रहे थोड़ा, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, लकड़ियों से सील कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। बैम्बू के स्टिक्स पे, बैम्बू से ये देखो यहाँ वैसे बनाई जाती थी, तो ऐसे अलग अलग तरीके से लकड़ी के पतले 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 पत्ते लेकर के उस पर लिखी जाती थी चीजें। सो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, क्योंकि तब बनती थी जब पेपर अवेलेबल नहीं होता था, जब सारे लोगों को पढ़ना लिखना सच नहीं आता था, तो एक तो इजीली अवेलेबल नहीं है, पेपर नहीं है तो महंगी है, बहुत फ्रेजाइल है तो बहुत वैल्यूएबल है, तो ज्यादातर सिर्फ वेल्दी लोगों के पास हुआ करती थी। रूलर्स, मोनास्ट्रीज में, यानी कि जो बड़े बड़े पंडित होते थे, कि बुद्धिज्म के बड़े फॉलोवर, हिंदुइज्म के बड़े फॉलोवर, इस्लाम के बड़े फॉलोवर, क्रिश्चियनिटी के बड़े फॉलोवर, क्रिश्चियनिटी उतना ज्यादा आया नहीं था तब तक, और टेम्पल्स में, और जो भी आपका रिलीजियस प्लेसेस है, तो जहां पैसे हैं, जहां थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वहां पे थोड़े बहुत उनके पास एक दो किताबें यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिल जाया करती थी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हमको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। हालांकि इनको इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द स्टेट, बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर, बट दे आर वेरी वेरी इनलाइटिंग इन जनरल, है ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती हैं। अब आर्काइव क्या होता है? आर्काइव आप देखते होगे आपके फोन में पिक्चर्स के लिए, चैट्स के लिए, या मेल में मेल्स के लिए रहता है। तो आर्काइव एक स्टोर हाउस है जहां पे आप जो रोज नहीं देखना चाहते हो, कुछ बचाकर साइड में रखना चाहते हो, तो उसको आप वहां स्टोर कर देते हो। तो आर्काइव डॉक्यूमेंट्स के लिए बेसिकली लिटरल मतलब अगर लिया जाए तो, जिसे अब हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। आर्काइव वो जगह होती है जहां डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बचाकर अच्छे से सेफली स्टोर किया जाता है, उसको आप वहां रख देते हो, स्टोर कर देते हो, सिंपल इज दैट, ठीक है। आज कई सारे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने आर्काइव से, उनको जो भी पुराने लिटरेरी मटेरियल्स मिली हैं, जो भी चीजें, उसको वहां वो सेव करके रखते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के तौर पे, जहां पे सारा ट्रांजैक्शन क्या डिटेल है वो सब कुछ शेयर्ड रहता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली योर आर्काइव्स मीन्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय स्क्राइब्स की अगर हम करें बात, तो देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस एज आई टोल्ड यू इन ओल्ड डेज। पुराने जमाने में कोई भी प्रिंट का मेथड नहीं था, लोग हाथों से ही चीजें लिखा करते थे, ठीक है। तो स्क्राइब्स वो जो है ना, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, यानी कि अगर कहीं से देख करके कुछ लिख रहे हैं या एक किताब से दूसरी किताब लिख रहे हैं, तो उसको देखकर कॉपी क्या करते थे, एवरीथिंग प्रीटी मच यूज्ड टू बी हैंड रिटन, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, ये देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखते हुए, और आप पेन भी नहीं होता था, तो मोर के पंख, कबूतर के पंख, कुछ बर्ड्स के पंख लिए जाते थे, इंक रखा जाता था जो कि कलर होता था, उसमें डिप करते थे आप और फिर लिखते थे। तो आप जब पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखोगे ना, तो आपको ऐसे कई जगह पे ज्यादा इंक और धीरे धीरे लाइट होता हुआ दिखेगा, या कहीं पे ब्लॉट दिखेगा, यानी कि एकदम से डॉट 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 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जगह जगह, क्योंकि जब आप उसको
वो करते थे, डिप करते थे इंक में, तो बहुत सारा इंक उठा लेता था, तो रखते ही एब्जॉर्ब कर लेता था पेपर या जो भी मटेरियल है, फिर आप उससे लिखना शुरू करते थे, तो बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग भी होती थी। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यूल फाइंड। इट वाज नॉट लाइक प्रिंट की पूरा बराबर है एक फॉन्ट में, ऐसा नहीं होता था। तो जैसे जैसे स्क्राइब्स कॉपी करते गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी करते गए, यानी कि जनरेशन ऑन जनरेशन, अगर किसी ने आज कुछ लिखा है अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में एक सर्टेन तरीके से, तो आज से 20 साल बाद कोई जो लिख रहा है वो थोड़ा अलग करेगा, उसके 10-15 साल बाद कोई कुछ अलग करेगा, सब अपने अपने थोड़े थोड़े चेंजेस लाते जाते हैं। तो वो थोड़े थोड़े चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल पे 10 साल पे 5 साल पे 10 साल पे होते होते 50-60 सालों में मेजर चेंजेस बन जाते हैं। फिर एक बड़ा चेंज हमें पुराने स्टाइल के मैन्यूस्क्रिप्ट में और नई स्टाइल के मैन्यूस्क्रिप्ट में दिखने लग जाती है। लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, वर्ड्स का मतलब चेंज होता है, तो वो सारे डिफरेंसेस हमें दिखने लग जाते हैं। सो एज अ स्क्राइब वुड कॉपी द मैन्यूस्क्रिप्ट, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे वो बदलाव भी करते गए। एक कहीं मतलब सिर्फ स्टाइल में ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट में भी, कि कहीं लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्राइब्स, मैंने इसको कॉपी किया तो मैंने हैंड रिटन, हैंड राइटर्स लिख दिया कि पीपल यूज टू राइट बाय हैंड, फिर किसी ने उसको कॉपी किया तो कुछ और लिख दिया, ऐसे करके लोग शब्द बदलते गए, तो कहानी भी बदलती गई, जो लिखा हुआ था वो भी बदलता गया। Now, these changes over the centuries grew, thus making manuscripts of the same text different from each other. यानी कि कोई मैन्यूस्क्रिप्ट तुमने उठाई, कोई किताब तुमने उठाई, कोई टेक्स्ट तुमने उठाया जो 20 साल पहले लिखी गई थी, उसका ही नया कॉपी तुमने उठाया, तो उस कॉपी में और इस कॉपी में हो सकता है तुम्हें 10%, 5% शब्दों में, लैंग्वेज में डिफरेंस फील हो, क्योंकि बीच में जो भी 2-4 लोगों ने अलग अलग स्टेजेस पे उसको कॉपी किया, वो अपने अपने एलिमेंट्स उसमें लगाते चले गए। Hence, finding the manuscript by the original author became difficult. क्योंकि ओरिजिनल कॉपी नहीं बची, बीच में लोगों ने अपनी तिकड़म लगा दी, तो तुम्हें मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाएगी, हैंड रिटन मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली पहली कॉपी में जो शब्द टू शब्द जो ओरिजिनल ऑथर ने लिखा है, तुलसीदास ने रामायण जैसे लिखी है ना, वो शब्द एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड सेम मिलना गॉट डिफिकल्ट। एंड ऑफ कोर्स लोग फिर डिपेंडेंट हो गए कॉपीज पे जो स्क्राइब से मिल रहे थे, जिनमें अपने हिसाब से स्क्राइब्स ने चेंजेस कर दिए थे, कई बार अच्छे चेंजेस, कई बार चेंजेस जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन को समझ पाना, कॉम्प्रिहेंड कर पाना, अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ करके ऑफ द सेम टेक्स्ट टू नो व्हाट वाज ओरिजिनली रिटन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर तुम ये जानना चाह रहे हो कि ओरिजिनल में पहले टेक्स्ट में क्या लिखा गया होगा, तो आपको अलग अलग कॉपीज पढ़नी होंगी, तब आप रियलाइज करने लग जाओगे कि ये वाले स्टेटमेंट में चेंजेस हैं, ये वाले आइडिया में चेंजेस है, ये किसी ने अलग लिखा है, ये किसी ने अलग लिखा है। तो आप ट्रेस बैक कर सकते हो कि अच्छा सबसे लेटेस्ट कॉपी ये कह रही है, इससे पुरानी कॉपी ये कह रही है, उससे पुरानी कॉपी ये कह रही है, तो ओरिजिनल ऑथर ने ये सारी चीजें लिखी होंगी, उनमें ये सारी चेंजेस जो है वो आ गई हैं, ये बदलाव जो है वो आ गया है। तो ओरिजिनल की अंडरस्टैंडिंग फिर वहां से बनती थी। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट इज स्टोर्ड, व्हाट इज दिस प्लेस नोन एज? आर्काइव, बुक स्टोर, बुक ऑथर्स होम और टेम्पल्स?
सो गाइस अभी अभी हमने पढ़ा था, इट इज बेसिकली आर्काइव्स, है ना, जो हम आप डिजिटल चीजों में भी इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं। आर्काइव्स में हम चीजों को स्टोर करने लग गए हैं। वो आर्काइव्स होती हैं जहां पे आपको चीजें मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, एवरीथिंग, राइट। टेम्पल्स में भी मिलती हैं वैसे, एक्चुअली मल्टीपल आंसर करेक्ट है। आर्काइव डेफिनेटली फॉर श्योर। तो अब बात करते हैं क्रॉनिकलर की। तो हमने आर्काइव समझ लिया, हमने लिटरेरी सोर्सेस समझ लिए, हमने देख लिए कैसे कैसे फॉरेनर कौन होता था, क्या शिफ्ट आते गए, क्या क्या चेंजेस आते गए, कार्टोग्राफर कौन होता है, हिंदुस्तान का मतलब क्या है, हाउ डज इट वेरी, सो एंड सो फोर्थ, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी के बारे में। द ऑथर्स ऑल्सो रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट वेरियस टाइम्स। मतलब आप समझो कि अगर मैंने कुछ लिखा है तो वक्त के साथ धीरे धीरे देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई मे कीप चेंजिंग इट, कि मुझे लगा कि इस अपडेट की जरूरत है, इसमें हल्के से बदलाव की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा बदलाव कर दिया मैंने। तो 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने क्रॉनिकल लिखी थी पहली बार 1356 में, और दूसरा वर्जन लिखा था उसका 2 साल बाद। तो ही रियलाइज कि वक्त थोड़ा बदल गया है, जो चीजें लिखी हैं वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज रिक्वायर करती है, इट जस्ट नीड्स टू हैव सर्टेन शिफ्ट। But historians did not know about the existence of the first version until 1960s, as it remained lost in large library collections. तो 1960 तक भैया, इतने लंबे समय तक लोगों को पता ही नहीं चला कि एग्जिस्ट करता था वर्जन, है ना। सो हिस्टोरियंस को पता ही नहीं है कि पहला वर्जन कुछ था, वो सेकंड वर्जन से अवेयर थे, वही यूज कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं पड़ी हुई थी लाइब्रेरी में, उन्होंने भी लिखी, उन्होंने कहा कि नहीं अब ये नहीं, अब बदल दो इसको, डालो उधर कहीं खाते में, अब बदलो। तो 1960s को लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये किसकी कहानी है? ये है जियाउद्दीन बरानी की। तो उनके बारे में ज्यादा कुछ अलग से डिटेल्स नहीं है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट ही हैड रिटन 2 versions ऑफ हिज क्रॉनिकल्स, वन ऑफ विच वाज इन फैक्ट not found till 1960s because it was in the libraries and people were not aware about it. So summarize कर लेते हैं। हिंदुस्तान हिस्टोरिकली रेफर करता है उस रीजन को which included Punjab and Haryana as well as the lands between Ganga and Yamuna, used politically for areas under the Delhi Sultanate, not including South India because South India में कुछ invasion नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। So India did not carry the same political and national connotations as today. इन दोनों के मतलब आइडियाज बहुत अलग थे पहले। फॉरेनर वर्ड का मतलब बहुत अलग था। पहले जो है फॉरेनर का मतलब कोई भी बाहर देश से आया हुआ इंसान नहीं होता था, जस्ट मेंट मेरे एरिया से बाहर का इंसान जो है, जो हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी, स्पेसिफिक सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो परदेसी, अजनबी या फॉरेनर है। हिस्टोरियंस जो हैं यूज करते थे अलग अलग तरीकों, चीजों को स्टडी करने के लिए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। बट जैसे जैसे लिटरेरी रिकॉर्ड्स बढ़ने लग गए, जैसे कि मेडिवल इंडिया में बहुत बढ़ गई, उनकी डिपेंडेंसी और उनका इंक्लिनेशन उस पर बहुत ज्यादा स्विच कर गया, बिकॉज इट हेल्प्स यू हैव डिटेल्ड अकाउंट्स एंड रिड्यूसेस योर इंटरप्रिटेशंस व्हिच मे नॉट बी एक्यूरेट, हेंस मेक्स यू योर गेसेस एंड योर लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री मोर एक्यूरेट. Textual records become more prominent over time due to increased availability of paper. So, क्यों बढ़ गया रिकॉर्ड? क्योंकि पेपर ज्यादा इजिली अवेलेबल हो गया, चीपर हो गया, so on and so forth. Manuscripts, despite providing detailed information, pose challenges क्योंकि स्क्राइब्स को एक तो टाइम टू टाइम लिखना पड़ता था, बहुत फ्रेजाइल था, उसे पढ़ना, मेंटेन करना, कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी स्क्राइब ने उसे कॉपी किया टाइम टू टाइम, उसने कुछ बदलाव कर दिया, तो ओरिजिनल कॉपी और जो लेटेस्ट कॉपी है उसमें बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। सो किसी को भी अगर समझना है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसे हर एक वर्जन से होते हुए जाना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि ओरिजिनल ऑथर ने क्या लिखा, और ओरिजिनल ऑथर की कॉपी पे हाथ पड़ना भी काफी डिफिकल्ट है। Authors often revise their works, leading to multiple versions, some of which may remain undiscovered for centuries. Okay. So now we understand that historians faced a great challenge in studying the 1,000 years between 700 and 1750 because of the scale and variety of advancements that occurred during the time. So, what were the advancements that took place in technology during those times? And how did they change the lives of the people then? This we're going to find out in the upcoming session. So now guys,
बाई प्लेटफॉर्म की बात कर रही थी मैं. सो if you have to get started, and I don't want to show my number to you, I'm not logged in right now, but no worries. In general, एक बार खुद आप अपने हिसाब से रिसर्च करके आओ. अगली बार मैं लॉग इन कर लूंगी ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको. बेटा देखो, ऐसा है कि हमने आपके लिए ना हिस्ट्री में खास करके बहुत प्यारे वीडियोस हैं आपके लिए, बहुत प्यारे वीडियोस, और ज्यादातर बच्चे यहीं अटकते हैं. तो इसको अगर आप मूवी की तरह, कहानी की तरह देखोगे ना, तो आपकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा जो है goes well. So it's very important that you go ahead, you explore Imbibe Learn, you understand everything that is there. We also keep on having these live sessions, for example the one I'm taking right now, right? आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे. आप अपने पेरेंट्स को भी इस जर्नी में कनेक्ट कर सकते हो. आप अपने प्रोग्रेस को प्लान करने में डिफिकल्टी होती है अचीव जर्नी के साथ, अपने आप एक प्लान्ड प्रोग्रेस के साथ फॉलो अप कर सकते हो. प्लस यू हैव द प्रैक्टिस एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग दैट व्हाट नॉट दैट यू कैन थिंक ऑफ. So just make sure, and plus the most important part is it's just available for free for next few days. So make sure and ensure that you have access to it and you have experienced everything so that you're not in this dilemma that whether you wanted it or not. And trust me, once you experience it, there's so many interesting elements you would want it. प्लस द एडवांटेज ऑफ गेटिंग योर डाउट्स रिजॉल्व, जब आप इम्बाइब के ऐप पे जाते हो, ये देखो यहाँ आस्क अ डाउट, या वेबसाइट पे भी आपको यहाँ आस्क अ डाउट का ऑप्शन आता है, विच डायरेक्टली टेक्स यू टू दिस व्हाट्सएप चैट फ्रॉम वेयर यू कैन सिंपली गो अहेड एंड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड. हाउ कूल इज दैट, राइट? सो गो अहेड, गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड. आपको इस चैप्टर से डाउट है, इस चैप्टर के बारे में जाकर के आज हमने पढ़ा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखो, सीक्वेंस में देखो, हर एक टॉपिक पे बने देखो आपको कितनी और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. हम सेशन में भी उस डेप्थ में नहीं जाते बिकॉज थोड़ा टेक्स्ट बुक के अराउंड करते हैं हम, तो एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता कर रहे हम एवरी नाउ एंड देन, बट वहां पे यू विल बी एबल टू डू दैट. सो यू शुड डेफिनेटली डू दैट. सो प्लीज एंश्योर that you go ahead, you experiment, you have a look at it. And with this, we have come to the end of the session. So thank you so much everyone for being here. If you enjoyed the session, do not forget to hit the like button, do share the video with your friends, and definitely subscribe to the channel because अभी ये पूरा चैप्टर अभी हमें करना है, हमें और भी बहुत सारी लर्निंग्स करनी है, एंड यू वुडंट वांट टू मिस ऑन द इन्फॉर्मेशन. तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर जाना कोई डाउट है, आपको सेशन कैसा लगा, कोई और दूसरी चीज, कोई और वीडियो आप चाहते हो कि मैं करूं आपके साथ डिस्कस. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द. So till the next time people, hasta la vista, bye bye, ciao, take good care of yourself, stay tuned, stay subscribed, stay connected, and keep imbibing.